नमस्कार दोस्तों, मेरा देवेश। आप देख रहे हैं पैराडॉक्स शो। आपका स्वागत है स्मार्ट संडे के और एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जहां सारे कंट्रीज कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, चाइना दूसरी तरफ अपने डेवलपमेंट को लेके बहुत आगे तक सोच रहा है। 10-20 साल आगे तक सोच रहा है। जी हाँ, चाइना ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है ना, बिटकॉइन, इथेरियम, उसी तरह से अपना खुद का गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है उसका एंड गोल। आज इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जिस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डेट है 29 अप्रैल 2020। PBOC, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने लॉन्च किया फिनटेक डेवलपमेंट प्लान 2019-21, जिसके तहत चाइना में डिजिटल मनी को, डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया कुछ मेजर सिटीज़ में चाइना के, जिसके तहत एक करेंसी फॉर्म किया गया जिसका नाम है CBDC, चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या जिसे डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP भी कहा जाता है। ये जो करेंसी है एक मोबाइल वॉलेट ऐप की तरह यूज़ किया जाएगा। जैसे पेटीएम होता है, रेजर पे होता है, वैसे एक ऐप बनाया गया है चाइना में जिसमें इस डिजिटल करेंसी को यूज़ किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट का है और पूरी तरह इसे सेंट्रल बैंक वहाँ की रेगुलेट कर रही है। एंड ऐसा करने का उसका मेन रीज़न है प्रिंटिंग मनी को या पेपर मनी को पूरी तरीके से कंट्री से लॉन्ग टर्म में रिप्लेस कर देना। यही उसका मेन पर्पस है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो वर्चुअल होती है और एक पर्सनल फाइनेंस होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, जो कि लोग यूज़ करते हैं परचेजिंग के लिए और एक करेंसी की तरह, एक वर्चुअल करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसा ही करेंसी चाइना ने लॉन्च किया है। आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को किसी भी कंट्री ने अपने लीगल टेंडर नहीं बनाया है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसकी मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। बिटकॉइन में जितना भी ट्रेड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका 90% चाइना में ट्रेड किया जाता है बिटकॉइन से। और जितना भी माइन होता है बिटकॉइन, जितना भी प्रोड्यूस होता है, उसका 2/3 ऑफ द परसेंटेज ऑफ द बिटकॉइन इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना। ये कुछ उसके स्टैट्स है, कितना मैसिवली वहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी का जन्म भी चाइना से ही हुआ है। इसी के लिए चाइना को कैपिटल ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन इसी क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्री अपने लीगल टेंडर के रूप में नहीं एक्सेप्ट करती। इंडिया में भी ये बैन है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि पहला रीज़न है हाई फ्लक्चुएशंस। इस बिटकॉइन या जितने भी क्रिप्टो करेंसी, उसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत जल्दी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्लक्चुएट करता है। तो ये एक स्टेबल इकोनॉमी में इसको इंट्रोड्यूस करना बेहद ही मुश्किल है। उसके बाद और कुछ ऐसे रीजंस है जैसे सॉफ्टवेयर बग्स। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर पे रन करता है, अगर इसके सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी इसमें मिस्टेक आता है, तो ये पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर सकता है और एक बग के जरिए चलते पूरा कंट्री सफ़र कर सकता है। ये भी एक उसका रीज़न है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक मॉनिटर नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके वजह से एक रेगुलेशन लाना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन लाना कंट्री से भी कंट्री में वो बहुत मुश्किल होता है। और मनी को रेगुलेट करना सही तरीके से, लीगल तरीके से, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो उसका मेन कारण है क्यों यूज़ नहीं किया जाता, वो है क्रिप्टो करेंसी का बुरा यूज़ बहुत किया जाता है। आपने सुना होगा डार्क वेब, डीप वेब के बारे में। एक ऐसा वेब जो लोगों को नहीं दिखता, हमें नॉर्मल गूगल पे या क्रोम पे नहीं दिखता, उसे हम डार्क वेब या डीप वेब कहते हैं। और इस जगह पे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे कि कार्डिंग, लोगों का पैसा चुराना, फ्रॉड कॉल्स करना, ये सब काम। और इस सब में पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्री अपने लीगल टेंडर नहीं बनाती और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेंसी होती है। लेकिन चाइना इसी तरह बढ़ा है। चाइना इसके बारे में पूरी तरह से जानता है कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी के लिए उसने आपको खुद का गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। अब इस डिजिटल करेंसी के कई सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। पहले कुछ फ़ायदे के बारे में बात करें। चाइना में जितना पेपर मनी प्रिंट होता है या उसको हैंडल करने में जितना पैसा आता है, वो उसके GDP का 1 से 2% होता है। और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगा, ये जो खर्चा है वो पूरी तरह से बच जाएगा और लॉन्ग टर्म में चाइना को बहुत फ़ायदा होगा। और उसका दूसरा एडवांटेज है कि टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना,
उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करना, मतलब विजय माल्या का जो केस हुआ था वो करना, या टेरर फाइनेंसिंग करना, मतलब टेररिज्म ग्रुप्स को जो पैसा जाता है वो पैसा जाना, ये सब बहुत हद तक रुक सकता है और पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है डिजिटल करेंसी की मदद से। उसका तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब भी कोई भी कंट्री में बहुत बड़ा पैंडेमिक आता है, एक इमरजेंसी केस आता है जिसमें एक रिलीफ फंड लोगों को देना है, तो इस ई वैलेट के जरिए, इस डिजिटल करेंसी के जरिए गवर्नमेंट जो डायरेक्टली उनके वैलेट्स में डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ वन क्लिक, और बड़ी आसानी से सबको पैसे इजीली मिल सकते हैं इस डिजिटल करेंसी की मदद से। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैनेजर कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट नहीं आएगा और बड़ी आसानी से सारे लोगों को पैसे भी मिल सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, जैसे ही चाइना ने बोला कि हम अपना डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करें, उसके कुछ दिन बाद जब यूएस में स्टिमुलस बिल अभी जो आया था, उसका रिलीफ पैकेज जब लॉन्च हो रहा था, वहाँ पे भी उसके पार्लियामेंट में डिबेट किया गया है कि डिजिटल करेंसी का क्या फ्यूचर है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, चाइना का इस डिजिटल करेंसी पे जो स्टेप लिया है उसका इफेक्ट पूरे दुनिया पे पड़ता है और दुनिया पे भी पड़ेगा, और यूएस भी उसके बारे में चिंतित है। उसका चौथा एडवांटेज है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल बैंक का है, एक गवर्नमेंट का है, तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे सबका रिकॉर्ड उस गवर्नमेंट के पास, उस सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। तो आपको वो गवर्नमेंट जो है आपका परचेजिंग बिहेवियर, आपका परचेजिंग पैटर्न बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सकती है और इसके हिसाब से वो पैसे भी कमा सकती है और उसी हिसाब से आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो सकता है, जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है आपकी सारी परचेजेस को मॉनिटर करेगी और उसके हिसाब से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब एक तरफ इसके ड्रॉबैक्स, इसके खामियों के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ी खामी है लैक ऑफ प्राइवेसी। गोपनीयता बिल्कुल ही नहीं रहती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आप जो भी कर रहे हैं सब गवर्नमेंट देख रही है, सब सेंट्रल बैंक देख रही है, तो आपका प्राइवेसी कहाँ रहा। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपके जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, आपका कार्ड नंबर और आप जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स के लिए पिन डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, सब गवर्नमेंट ले सकती है और उसको ट्रैक कर सकती है। इसकी वजह से आपका प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहेगा, और अगर उनके सर्वर से डेटा चोरी हो जाता है कोई थर्ड पार्टी के पास, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और गवर्नमेंट को या लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। तो लैक ऑफ प्राइवेसी का मेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसका दूसरा ड्रॉबैक है यू आर ऑलवेज इन सर्विलेंस स्टेट। आप जब भी कोई भी सीक्रेट प्लेस में या बैंक में जाते हैं तो आपने देखा होगा पोस्टर लिखा है यू आर अंडर ए सीसीटीवी सर्विलेंस। इसका मतलब क्या है? सीसीटीवी आपको हमेशा देख रहा है। इसी तरह से आपका जो गवर्नमेंट है, आपका जो सेंट्रल बैंक है, वो हमेशा आपको देख रहा है। इसमें एक और चीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो किया है कि इसका जो ऐप है ई वॉलेट ऐप में एक फेशियल रिकॉग्निशन का सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं आपका फेशियल रिकॉग्निशन उसी टाइम में हो जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो देख पाएगी आपका चेहरा क्या है, आप कैसे दिखते हैं और आप किस मूड में थे, क्या कहाँ पे थे, तो आपने ट्रांजैक्शन की, और पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहेगी। जैसे कि आपने सुना होगा दीवार के भी कान होते हैं, आपके फ़ोन के और आपके ऐप के भी कान, आँख और नाक तीनों हो सकते हैं। तो ये सब उसके मेन ड्रॉबैक्स हैं और जिसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, ताकि प्राइवेसी बेसिक ह्यूमन राइट होता है जो भी एक बंदा इंटरनेट पे होता है, लेकिन यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब सबसे मेन टॉपिक के बाद बात करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो को खोला, कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना का इसका एंड पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है, वो ये सब करके डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करके उसका वो क्या करना चाहता है और उसकी क्या मकसद है, उसकी क्या चाल है। पहले उसकी मकसद ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेज में आप जानते होंगे कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है यूएस डॉलर्स, और यूएस डॉलर्स ही है जो वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज़ की जाती है। लेकिन चाइना जो है उसको चैलेंज कर रहा है और यूएस डॉलर्स का जो वैल्यू है उसको घटाना चाहता है और उसकी जगह अपनी करेंसी को वहाँ पे बैठाना चाहता है, अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे बैठाना चाहता है, ताकि वो वर्ल्ड लीडर बन सके। ये है उसका प्राइमरी फोकस। उसका दूसरा पर्पस ये है कि फेसबुक ने कुछ दिन पहले अपना खुद का डिजिटल करेंसी निकाला था जिसका नाम था लिब्रा, जिसके तहत वो 2 बिलियन फेसबुक यूजर्स को कनेक्ट करके जोड़ करके उनको एक डिजिटल पेमेंट सर्विस या डिजिटल करेंसी प्रोवाइड करना चाहता था, ताकि वो लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकें। जैसे कि ये एक यूएस बेस्ड टेक जायंट है, तो ये अगर कंपनी बढ़ती है, ये डिजिटल करेंसी अगर बढ़ती है, तो इसकी वजह से चाइना को बहुत लॉस हो सकता है। चाइना ये देख नहीं पाएगा, इसके लिए उसको भी कॉम्पीट करने के लिए चाइना ने ये टेक्नोलॉजी निकाली है और उसका ये मानना है कि ये जो उसकी टेक्नोलॉजी है
ये जो उसकी डिजिटल करेंसी है ये वो पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है। तो जो तीसरा पर्पस है वो बड़ा फनी है। दो कंपनीज चाइना की, जो चाइना की ही है, एक है अलीबाबा और एक है वीचैट। ये दोनों कंपनीज के अपने अपने पेमेंट सिस्टम है। जैसे इंडिया में पेटीएम है या फ्री चार्ज है, ये सब कंपनीज है जिसके पेमेंट सिस्टम है। वैसे ही अली पे और वीचैट पे, वहाँ पे दो मेजर पेमेंट सिस्टम है जिसके पास 90% मार्केट शेयर है और 90% कंट्रोल है इस डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड में। तो इनको भी compete करने के लिए चाइना ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी निकाला है, ताकि ये जितने भी प्राइवेट डिजिटल करेंसी के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है उनको compete कर सके और उनको चुप करवा सके। एंड उसके प्लान्स है कि उसका जो सेंट्रल बैंक है, उसका जो करेंसी है, वो सभी जगह वही इस्तेमाल हो। तो ये सब कुछ रीजंस है कि चाइना ऐसा क्यों कर रही है और उसका मेन पर्पस क्या है। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि चाइना का मेन गोल क्या है। वो आज के नहीं सोच रही, वो 10, 12, 20 साल तक की बारे में सोच रही है। वो सुपर पावर बनने की तरफ एक एक स्टेप बढ़ा रही है। अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं और एक हमको एक फीलिंग देते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा गोल तो है जो चाइना अचीव करना चाहती है और हमें उसमें पीछे छोड़ना चाहते हैं, या यूएस को उसमें पीछे छोड़ना चाहती है और वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाहती है। तो आखिर में वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि गोल्ड हो या सिल्वर, पेपर मनी हो या डिजिटल करेंसी, सारी की शुरुआत चाइना में ही हुई और चाइना ही इसका लीडर रहा है। चाइना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर सकता है अपने अपने हुनर से, अपनी टेक्नोलॉजी से, और उनको एक रास्ता दिखाया है कि तुम्हें कहाँ जाना है और सारे कंट्रीज उसी को फॉलो करने वाले हैं। सारे कंट्रीज आप देखेंगे कुछ दिन में उसी डिजिटल करेंसी के पीछे भागेंगे। और आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ, धन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन लगता है, अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप से, ताकि ज़्यादा से लोग इसके बारे में अवेयर हो सके और जान सके दुनिया में क्या चल रहा है और चाइना क्या करना चाहती है। तो अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।